हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव। योग माता अहिल्याबाई की जय हो, योग माता अहिल्याबाई की जय हो। अब हर हर महादेव मैंने क्या बोला कि हमारी माता ने अपने हाथ में धर्म का प्रतीक, इस संसार का प्रतीक जो शिव ज्योति रखी है, इसलिए हर हर महादेव बोला। और जाग जाओ। देखिए प्रोटोकॉल की बात हुई, आपको इतने वक्ताओं ने सब समझा दिया है कि हम पिछड़ी जाति से हैं, हमें अपनी मूल जाति दिखानी है। ये सबको पता है कि नहीं पता है? अभी कि बार बार समझाना है ओवर हो जाता है, क्योंकि हमारी माइंड की कैपेसिटी होती है, समय की भी कैपेसिटी होती है। तो ये तो सब समझ गए, बार बार इतने बार समझा दिया, समझ गए हो गए। अब बात ये है कि इसको हम पूरा कैसे करेंगे, इसका रास्ता क्या है। बात यह है, हमने कह दिया कि हम पिछड़े हैं, अब हमें करना क्या है, पिछड़े से क्या करना है। पिछड़े हैं, अब हमें क्या करना है। हमें पिछड़ा ना होके हमें आगे आना है। क्या करना है? आगे आना है। पिछड़ा, अब आगे आएंगे कैसे? मुझे कोई बताएगा कैसे आएंगे? भीख मांगकर, गुलामी करके, या इस तरह के 2-4 मीटिंग कर लेने से? कैसे आएंगे? हम अगर समय से ना पहुंच सकें, समय से कार्यक्रम ना कर सके, कैसे आएंगे? मैं आपको एक ही रास्ता बता रहा हूं, हमें करना, हम पीछे हैं और पीछे से आगे कैसे आएंगे? सिर्फ हमें घूम जाना है अपनी दिशा में। हमें आगे जाने के लिए दौड़ना नहीं है, हमें घूम जाना है। क्या करना है? जो पिछड़े का काम करेगा वही राज करेगा। घूम जाना है। ये गुलामी पार्टियों की हम करवाते हैं, हमारे लोग करवाते हैं। पार्टियों को गुलामी नहीं करनी है, ये हमारे सेवक हैं। हम चाहे नेता ना बने, पर इनसे काम करवाना सीख जाएं, बिना हमारे सरकार नहीं बनेगी। बहुत से नेताओं को मैंने देखा है अपनी तुष्टीकरण की नीति से बड़े बड़े पद पर पहुंचकर वो अपनी जाति को देखते भी नहीं, बड़े बड़े सरकार में जाकर भी वो कुछ नहीं करते। इसका कारण है वो सत्ता लोलुप हैं। ऐसे लोगों से बचना है। आज हम 40% जिसको वोट देंगे उसकी गवर्नमेंट बनेगी, तो क्यों ना हम इस अभियान को अपने नीति नियम करें कि जो हमारे 5 नियमों को मानेगा हम उसी को वोट करें, वो चाहे किसी भी पार्टी का हो या किसी भी हमारी पिछड़ी जाति का हो, हम उसी को वोट करें, उसी सरकार को समर्थन करेंगे जो हम पे ध्यान दें। इस तरीके से तो काफ़ी टाइम से युद्ध की बात हम करते आए, 75 से 76 से करते आए। ये तो भैया और अम्बेडकर का जो इतना हम बोल पा रहे हैं, नहीं इतना भी नहीं बोल पाते अपने। अहिल्याबाई होलकर आज हमारे ही समाज से उसने बता दिया कि 2 ही नाम हुए हैं, चंद्रगुप्त मौर्य और अहिल्याबाई होलकर, जो जमीन से उठकर वहाँ तक पहुँचे, जिन्होंने राज्य किया है, जिनकी नीति पर आज पूरा देश खड़ा हो गया है। तो हमें गर्व होना चाहिए कि हम अहिल्याबाई होलकर के वंशज। हम गुलामी करवाते हैं ना नेता, उनसे बचना है। आज अगर हमका जो नियम करें कि भाई हमारा स्टाम्प है, ये 5 मांगे हैं हमारी, हमको आरक्षण दिया जाए, हमको लिख के दे भाई तो विधायक बनेगा,
तू एक कहते हम पे स्टाम्प पे कहकर ये मांग में तेने हिस्सा नहीं लिया और मांग नहीं उठाई तो तुझे सस्पेंड होना पड़ेगा। समांतर सरकार सजाओ, काम करवाओ इनसे। ये हमारे गुलाम है, हमारे बाप नहीं, जिनके पीछे हम बहुत जाते हैं। एक के पीछे नहीं जाना है। आज पूरा समूह इतनी जाते हैं, क्यों नहीं होगा आपका शासन, क्यों नहीं होगी आपकी मांग पूरी? पर एक बार तय करो कि कोई भी नेता का पशेकू तुमको बांट ना पाए। जो तुम्हारी मांगों पे काम करे हम तो उसी को बांट देंगे, हम बहक ना जाएं उसमें। तो देखिए इसी बार छोटी से लेके बड़ी तक सरकार बनेगी, हमारी ही सरकार बनेगी, बिना योग आयच के सरकार बनेगी और हमारे काल होंगे। पर मैंने इतना कहा जो बिछड़ गए वो इकट्ठे हो जाएं, पिछड़े नहीं। मैं बार बार कहता हूँ बिछड़ गए, और जो बिछड़ गए वो एक हो गए। तो हमारी ही सरकार है, ध्यान रखिएगा, किसी और की सरकार नहीं। पर कारण यही है कि हम जागृति आज यहाँ बैठे हैं। कितने लोग बैठे हैं, कितनों को निमंत्रण पहुँचा, कितने लोग यहाँ बैठे हैं, कितने आए, पर परवाह नहीं, ये लोग क्रांति कर देंगे पूरे देश में। आपके पास अब जेट का ज़माना है, अब वो ज़माना नहीं है कि बैलगाड़ी का ज़माना ख़त्म हो गया। अब बैलगाड़ी की ज़रूरत नहीं है, आज पूरा का पूरा ज़माना जेट का है और जेट तुम्हारे हाथ में। हर एक से संपर्क करो, आओ या मत आओ, पर हमारे जो नियमों पर, हमारी जो मांगों पर काम करेगा वो ही जीतेगा और उसको हम जिता के मानेंगे। किसी एक आदमी के जाति वाले के कहने पर, किसी पार्टी के गुलाम के कहने पर हमको वोटिंग नहीं करनी है। हमें हमारी मांगों के लिए जो हमारे पागो, क्योंकि जो गुलामी तो हमें एक नहीं होने दे रही। आज हमारा प्रोग्राम, गवर्नमेंट के इतने प्रोग्राम, और हैया भाई का तो ज़माना आ गया है। और मैं आपको एक और बात बता दूं, कुछ समय लगेगा, मेरी बात को ध्यान रखना। ये जो है स्त्री युग है। कौन सा युग है? कलयुग। स्त्री मैंने कहा है वो कैसे है? अरे आप कहते हैं ना राम कथा भागवत, दुनिया का कोई भी पंडित आ जाए मेरे साथ में राम कथा में, भागवत में, मैं उसके वैज्ञानिक तथ्य के द्वारा राम कथा कहता हूँ और सब कहता हूँ। कोई भी चैलेंज दुनिया के जो हमारी बात का जवाब दे दे राम कथा में, भागवत में। मैंने जो जुड़ा है, मैंने जो जाना था कि ये जो सृष्टि जो बनी, छोटी सी बात पर कहूँगा मैं यार, कैसे आगे आएंगे। ये सृष्टि बनी 4 जनों ने बनाई, 4 के नाम आते हैं। 4 कौन है? ब्रह्मा, विष्णु, महेश और शक्ति। इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और गति, ये विज्ञान कहता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश और शक्ति है ना चारों। और साइंस कह रहा है इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। ये 4 शक्तियों ने जब मिलकर यूरी बनाई और जब बना के तय कर दिया, 4 विभाग कर दिए, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग। अब माँ तो सबसे पीछे रहती, सबसे पहले किसको दिया? ब्रह्मा को सतयुग दिया, ब्रह्मा के वेदों ने काम किया। उसके बाद आया त्रेता युग, वो शिव को दिया, शिव के राम ने काम किया, रामायण ने काम किया, उसके अनुसार हुआ। उसके बाद में आया द्वापर युग, वो कृष्ण के हाथ में यानी नारायण के हाथ में गया। अब कलयुग बचता है, ये तीनों पूरे गए, बचता कौन है कलयुग में? शक्ति बचती है, इसलिए ये शक्ति युग है। और यही युग का पूरा कारण प्रमाण बता दूं कि हर एक के हाथ में शक्ति है आज की तारीख। पहले तो कुछ चीज़ें शक्तिशाली हुआ करते थे, आप में ताकत हो, आपके हाथ में शक्ति नहीं है। जितनी इच्छाओ जो राजाओं को प्राप्त है वो तुमको प्राप्त है, ये शक्ति का प्रभाव है। तो मैं शक्ति से भी कहूँगा और आपसे भी कहूँगा कि अहिल्याबाई का आज अचानक प्रेम क्यों उबड़ा इतने लोगों को? कहते हैं सत्य की हमेशा विजय होती है। आज ऐसा ही शासन चाहिए हमें। कैसा शासन चाहिए? अहिल्याबाई होलकर जैसा शासन चाहिए। ये सच्चे दिल की मांग है और ये ऐसी आवाज़ नहीं उठ गई है। मोदी जी भी कहते फिर रहे अहिल्याबाई होलकर, योगी जी भी कहते फिर रहे अहिल्याबाई होलकर, और मैं भी कहते हैं, हम भी कह रहे हैं कि अहिल्याबाई होलकर का ही शासन चाहिए। जाग जाओ, खाली कह देने से नाम काम नहीं चलेगा। अब एक बार तुम्हें काम भी करना पड़ेगा। पर हम 40% एक हो जाए, सिर्फ अपने स्वाभिमान पर खड़े हो जाएं, अपने स्वाभिमान को जगा दें। किसी एक व्यक्ति के कहने पर पिछू बनकर अपने छोटे से कामों को ना कराने के चक्कर में उसके चरण चप्पी छोड़ दें तो आपको कोई जिताने से छोड़ दें।
सही व्यक्ति की दिशा में जाए। ये जो गुलामी बड़े बड़े नेताओं की जो करते हैं वो हमें बंद करनी है। सही व्यक्ति हमारे बीच से उठाओ, अपने बीच में से उठाओ, उसको बात करो कि तुम्हें खड़ा होना है, तुम्हें जागना है। ऐसे व्यक्तियों को बात करो। जो व्यक्ति तुम सामने से आते हो कभी काम नहीं करेगा, जो व्यक्ति राजनीति नहीं चाहता, ऐसे व्यक्तियों को ढूंढो, अपने ही समाज में ढूंढो, उनको कहो कि आप खड़ा होना है, हम आपके पीछे। गवर्नमेंट से कहो, सरकार से कहो कि हमारे इस व्यक्ति को टिकट देगा तो ठीक है, नहीं तो नहीं। हमारी मांगों की बात जब होगी हमें खड़ा होना पड़ेगा, हमें जागना पड़ेगा, सोते सोते कुछ नहीं होगा। और मुख्य अतिथि के रूप में पधारे ज्ञान सागर जी और इसके प्रणेता और संचालक श्री जवाहरलाल बघेल जी, सभी का अभिवादन करते हुए, मेरे विद्वान बैठे ऑडियंस का अभिवादन करते हुए, मातृशक्ति को नमन करते हुए मैं अपनी बात कहना चाहता हूं। और जो भी वक्ता आएगा यहाँ पर, ये मैं शुरुआत कर रहा हूं कि इस कार्यक्रम की शुरुआत किस तरह से होनी चाहिए। पहले जो शुरुआत हुई थी वो सही नहीं। मैं मुन्नालाल नागर, जाति से कंडेरे, इस तरह से आप जो है संबोधन करेंगे। यहाँ पर हमारी मुख्य जाति कंडेरे है। और दूसरे मुन्नालाल जो आएंगे, मुन्नालाल कश्यप, जाति से धीवर। सतीश चंद्र नायक जी आएंगे, यहाँ बोलेंगे मैं सतीश चंद्र नायक, जाति से नाई। इस तरह से संचालन होगा सभा का। और ये मैं गारंटी से कहता हूं, ये 40% की जो मांग है आज पूरी नहीं होगी तो ये होकर रहेगी। इसका लाभ हमें बेशक नहीं मिले, लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ी को अवश्य मिलेगा। मैं सतीश चंद्र नायक जी के साथ अभी से नहीं हूँ, मैं सन 2000 से इनके साथ हूँ। और हमने एक मांग उठाई थी जातीय जनगणना की, ये विस्तार से बताएंगे आए करके सतीश चंद्र नायक जी। हमने एक पंपलेट छापा था और तभी से मांग उठाई थी और जातीय संगठन बनवाया था इन्होंने। जातीय संगठनों के माध्यम से हमने राज्यपाल और राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन सौंपे थे। उस समय छोटी छोटी सभाएं करते थे, इतने लोग इकट्ठे नहीं होते थे, लेकिन हम ज्ञापन सौंपते थे और कानूनी कार्रवाई से नहीं चूकते थे। तो रजिस्ट्री भेज करके इस तरह से जब वहाँ पुलंदा इकट्ठा हुआ, आज 25 साल बाद हमें सफलता मिल रही है कि हमारी जातीय जनगणना हो रही है। और जब मेरे बाद सतीश चंद्र नायक जी आएंगे, वो विस्तार से बताएंगे पंपलेट के बारे में कि हम 5-6 लोग थे, उन्होंने ही आवाज़ उठाई थी इस अलीगढ़ में। और यहाँ 2-3 लोग तो अभी मौजूद हैं, 2-4 लोग जो 2000 से जुड़े हुए हैं। और सन 2000 में भवानी देवी कश्यप जूनियर हाई स्कूल रामघाट रोड पर वहाँ मीटिंग हुआ करती थी। आज वो सड़क में चला गया, उस वजह से नहीं, हम वहाँ पर मीटिंग किया करते थे। और आदरणीय जवाहरलाल बघेल जी ने महानगर का पहला इलेक्शन लड़ा था। इन्होंने उस समय पहला इलेक्शन लड़ा था, तो उस समय वहाँ पिछड़ी जाति के लोगों में अच्छी जागरूकता थी और अच्छा काम करते थे। हम सभी लोग जो है पिछड़ी जाति के संगठनों में जा कर के वहाँ पर एक दूसरे को जन जागरण किया करते थे। हमने नया संगठन बनाया था तो दूसरे लोगों के यहाँ जा कर के उनसे सीखते थे कि किस तरह से संगठन चलाएं। आज हमारा संगठन जिला स्तर से चल के राष्ट्रीय स्तर पर चल रहा है। और जातीय जनगणना हम किस तरह से कराएंगे, अब इस बात को भी बताता हूँ। यहाँ जितने मेरे विद्वान बैठे हैं, मैं कंडेरे जाति से हूँ, और जिस गांव में मोहल्ले में गड़क पहुँचे तो ये विद्वान लोग जो है अपना काम धंधा छोड़ करके अपने पिछड़े जाति की सारी जातियों का, अपने घर का नहीं, केवल अपने घर की गणना नहीं, सारी जातियों की जनगणना कराएं। वो जैसे हमारी जाति के लोगों को नहीं मालूम, ज़्यादातर लोग नागर लिखते हैं। अगर वो नागर बताता है तो उसे टोक दो कि आपके मुन्नालाल नागर वहाँ मिले थे,
जाति से कन्नेरे बता रहे थे, तू कन्नेरे है, कन्नेरे का कॉलम है, कन्नेरे के कॉलम में टिक लगवा। इसी तरह से हम कहेंगे कोई प्रजापति बताता है कि भाई प्रजापति नहीं, इसमें कुम्हार का कॉलम है, कुम्हार के कॉलम में टिक लगवा। और 2-4 घरों की और जितनी हम फुर्सत होगी, जैसे सिटी में एक गली है तो एक गली का सर्वेक्षण कराएंगे। इसी तरह से सभी विद्वानों से मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ कि सभी जाति के लोग जो है एक आदमी को पलने पड़ जाएगा रख, उसका पीछा नहीं छोड़े, पूरे गांव की करा दे अपनी पिछड़ी जाति की। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय पिछड़ा वर्ग। सबका वंदन करते हुए 2 लाइनें माता के संबंध में कहूँगा। माता अहिल्याबाई होलकर के लिए समर्पित है लाइनें। माँ वेदों की मूल चेतना, माँ गीता की वाणी सी। माँ वेदों की मूल चेतना, माँ गीता की वाणी सी। माँ त्रिपिटक के सिद्ध सूत्र सी, लोकोक्त और कल्याणी सी। माँ धरती सी धैर्य सरीखी, माँ ममता की खान है। माँ की उपमा केवल माँ है, माँ सचमुच भगवान है, माँ सचमुच भगवान है। सम्मानित साथियों, गैर परों से उड़ सकते हैं, हद से हद दीवारों तक, अपने तक अंबर तक तो वही उड़ेंगे जिनके अपने पर होंगे। अंबर तक तो वही उड़ेंगे जिनके अपने पर होंगे। जिंदगी में कभी हताश नहीं होते और तकदीर से कभी निराश नहीं होते। अरे साथियों, इन हाथ की लकीरों पर विश्वास मत करना कि तकदीर उनकी भी होती है जिनके दोनों हाथ नहीं होते। तो मैं केवल एक ही अपील करूंगा, अति पिछड़ा अधिकार मंच का अध्यक्ष होने के नाते, जिलाध्यक्ष बनाया है सब भाइयों ने मुझे। जनगणना आ रही है, मैं 4 जनगणनाओं में रहा हूं नौकरी के टाइम पे। तो क्या होता है ये मैं जानता हूं, ये भगवान जानता है। इसलिए आप सब लोगों से हाथ जोड़कर ये प्रार्थना है कि जब गणक आपके घर पहुंचे तो अपने सभी जो सरनेम लगा रहे हैं उन्हें छोड़ते हुए आपको जिस जाति से सरकार प्रमाण पत्र देती है वही आप उसमें अंकित कराएं। इसी से आने वाली पीढ़ी का भला होगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय समाज, जय संविधान, जय बाबा साहब। आज का जो विषय आपने रखा, ऐसे मौके पर बहुत अच्छा विषय है। साथियों, मैं 1 ही मिनट में अपनी बात ख़त्म करूंगा। ये जितने भी समाज के लोग बैठे हैं, आप लोग समाज की पीड़ा समझते हैं। जिन लोगों ने जीवन में दुख ही दुख देखा है, आज देखिए बहुत लंबे संघर्ष के बाद ये मांग हम ही नहीं कर रहे कि जाति जनगणना होनी चाहिए। हमसे पहले जो लीडर थे उन लोगों ने भी, आप में से कुछ लोग जानते होंगे, पहले हम लोग संघर्ष किया करते थे कि पिछड़े वर्ग का आरक्षण लागू करो। उसमें माननीय साहब सिंह बघेल, ढाटोली वाले, राम साई कश्यप, बहुत सारे ऐसे हमारे नेता थे जो स्वर्गवासी हो गए और उनकी आवाज़ सुनी गई। पूरे देश में ये आंदोलन चला, 27% आरक्षण मिला, लेकिन अति पिछड़ों की दिशा में कोई सुधार नहीं हुआ। उसका कारण क्या है कि जो चालाक लोग हैं वो आपका हक खा जाते हैं। आपका हक चालाक लोग इस देश में खा रहे हैं। हमें उसे समझने की ज़रूरत है। अभी 11-12 स्टेट में पिछड़ों के आरक्षण का वर्गीकरण हुआ है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार में बार बार मांग उठने के बाद भी उत्तर प्रदेश की सरकार वर्गीकरण नहीं कर रही है और बार बार झूठ बहकाकर कुछ न कुछ ऐसा अड़ंगा लगाकर, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े लीडरों ने भी वादा किया था कि हम इसको करेंगे, लेकिन इसको नहीं किया। तो साथियों, सबसे पहले हमें अपना मन बनाना है, तैयार होना है कि जो अति पिछड़ों की बात सुनेगा अब वही इस देश पर राज करेगा। दूसरी बात मेरी एक और ध्यान से सुने, जो इतनी पुरानी मांग कि भाई हमारी संख्या की गिनती होनी चाहिए, हमारी देश में कितनी संख्या है, आज आपको मौका मिल रहा है। हम पिछड़े और पिछड़े क्यों बने हैं?
क्योंकि हमने समय से अपने आप को तैयार नहीं किया, हमने अपने आप को तैयार नहीं किया। और आज ये मौका है, अगर आज भी हमने अपने को तैयार नहीं किया तो हम पीछे के पीछे रह जाएंगे, हमारी आगे आने वाली पीढ़ी हमें माफ नहीं करेगी। इसलिए समय छोड़कर अपने भाइयों को, रिश्तेदारों को, मिलने वालों को आपको जागरूक करना है कि हमारी जो जनसंख्या गिनती होने वाली है उसमें हमें अपनी मूल जाति लिखवानी है और अति पिछड़ा वर्ग के कॉलम में हमको ये दर्ज कराना है। हमारे बहुत सारे साथी अभी भूल में, बहुत सारी जातियां भूल में। हमारी कुछ जातियों के लोग अपने को राजपूत लिखवाते हैं, कुछ पंडित जी लिखवाते हैं, कुछ गुप्ता जी लिखवाते हैं, कुछ ऐसे टाइटल लगाते हैं। वो समझ जाएं, उनको बताएं, वो टाइटल कुछ भी लगाएं, भले ही आप अपने नाम के आगे सरनेम शर्मा लगाएं, लेकिन जाति के कॉलम में बढ़ई लिखें और पिछड़ी जाति लिखें। तभी आपका भला हो सकता है, तभी आपका विकास हो सकता है। मैं इसी बात के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आज अति पिछड़ा अधिकार मंच के तत्वाधान में हम लोक माता, राष्ट्रमाता अहिल्याबाई देवी का 300वीं जन्मदिन मना रहे हैं, जयंती मना रहे हैं। ये अवसर इतना अच्छा है, ऐसा कूल लग रहा है कि हम आपस में बात कर रहे हैं। इस समारोह में, शानदार जानदार समारोह में मैं आज के अपने अध्यक्ष महोदय, विशिष्ट अध्यक्ष महोदय जो हमारे ज्ञान सागर जी हैं, परम आदरणीय ज्ञान सागर जी, उनका इस मंच से और अपनी ओर से और आयोजक मंडल की ओर से प्रथम बार मैं उनसे मिल रही हूं, तो उनके श्री चरणों में मेरा नंदन अभिनंदन और स्वागत है। आज के हमारे प्रोग्राम के अध्यक्षता कर रहे माननीय श्री उदयवीर सिंह नागर जी एवं श्री मुकेश कुमार सैनी जी तथा हमारे अति पिछड़ा अधिकार मंच के विशिष्ट मुख्य वक्ता और संरक्षक महोदय हमारे माननीय सतीश चंद्र नायक जी और अति पिछड़ा अध्यक्ष मंच के अध्यक्ष और आज के विशिष्ट अतिथि श्री परम आदरणीय जवाहरलाल बघेल जी, इन सभी का और हमारी महिला मोर्चा की अध्यक्षा महोदया श्रीमती उषा पाल जी, पूरे मंच पे आसीन हमारे विभिन्न समुदाय के मेरे वरिष्ठ सम्मानित अग्रज और अनुज और मेरे सामने विराजमान अतिथिगण, विशेष गणमान्य व्यक्तित्व के धनी, सभी समुदाय से एकत्रित सभी का मैं इस हाल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, सभी का नंदन और अभिनंदन करती हूँ। आज मैंने जैसे कहा कि एक अब तक का हम जो करते आए हैं, बहुत भीड़ भाड़ शोर शराबा, आज ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हम एक बहुत गहन मुद्दे पर आप लोगों से बात करने जा रहे हैं। और आज का विषय जो है, हम लोक माता अहिल्याबाई के साथ साथ उनका तो हम मना ही रहे हैं, पूरे देश में मनाया जा रहा है, पूरे महीने मनाया जाएगा और विद्यालय में मनाया जाएगा। तो आज उनके साथ साथ हम एक गंभीर विषय आपके समक्ष लेकर आए हैं और वो गंभीर विषय ऐसा है कि उस पर मनन चिंतन की आवश्यकता है। तो एक बुकलेट हमारे यहाँ से आपके सबके पास जा रही है, उसका एक एक बिंदु, एक एक पॉइंट, एक एक शब्द इतने अपने आप में एक गहनता लिए हुए कि अगर हम उस पर अमल करेंगे तो कहीं जाकर हम अपने समाज के लिए चिंतन कर सकते हैं। बोलना तो मुझे बहुत सारा है कि अब ये हमें देवी अहिल्या माता जी के जीवन परिचय पे डालना था प्रकाश, उनका बताना था कहाँ पैदा हुई, क्या नाम था, कहाँ से वो आई। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो मैं बहुत शॉर्ट में जल्दी बता दूंगी आपको कि हमारा 1725 में जन्मी हमारी अहिल्या माता बहुत ही गरीब परिवार से
किसान परिवार से बच्ची थी, जिनकी शादी हम जो खंडे राव साहब से हुई। इनके पिता का नाम माकोनजी सिंधे और माता का नाम सुशीला सिंधे था, और पुत्र मालेकर जी थे और पुत्री इनकी मुक्ताबाई थी। ये इतनी सशक्त महिला थी, नारीवादी शासक थी, दूरदर्शी नेता थी और महान योद्धा थी। और इनमें इतने सारे विशेष गुण थे कि उन्हीं गुणों को लेकर आज तक हम इतने सालों से इनकी मनाते चले आ रहे हैं, इनको पूछते चले आ रहे हैं, इनके मार्गदर्शन पर हम चल रहे हैं। और आज के समय में भी इनके जो बनाए हुए रास्ते थे, उन रास्तों पर आज भी बहुत ही कर्तव्य निष्ठा के साथ हम सब आगे बढ़ रहे हैं। तो उन्हीं के विचारधाराओं को लेकर हमारे संविधान में कुछ पॉइंट्स को जोड़ा गया। तो आज के जो बिंदु हैं हमारे, वो क्या है कि हमारे अति पिछड़ा वर्ग के संवैधानिक अधिकार क्या क्या हैं, ये तो पता चलना चाहिए हमें। जब हमें हमारे अधिकारों की पता होगी, तभी हम उनके बारे में सोच सकते हैं और आगे अपने हक की लड़ाई लड़ सकते हैं। तो मैं यहाँ पर बहुत शॉर्ट में अपने अधिकारों के बारे में थोड़ा सा बात करूँगी कि हमारे संवैधानिक अधिकार क्या क्या हैं।